नमस्कार दोस्तों, मल्टी बैगर इन्वेस्टमेंट्स के इस पहले वीडियो पे आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले कि मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं, मैं आपसे 3 सवाल पूछना चाहता हूं। पहला, क्या आप ऐसे इन्वेस्टमेंट चॉइसेस के बारे में जानना चाहते हैं जो आपकी मेहनत की कमाई को जिम्मेदारी से कई गुना बढ़ा सकते हैं? दूसरा, क्या आप ऐसे इन्वेस्टमेंट चॉइसेस के बारे में कम से कम समय में और एक ही स्थान पर सारी जानकारी एकत्रित करना चाहते हैं? और तीसरा, क्या आप ऐसे इन्वेस्टमेंट चॉइसेस को जानकर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं? अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ में है तो मैं आपका मल्टी बैगर इन्वेस्टमेंट चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, मल्टी बैगर इन्वेस्टमेंट चैनल का एकमात्र उद्देश्य यह है कि रिटेल इन्वेस्टर्स तक ऐसे इन्वेस्टमेंट चॉइसेस की जानकारी पहुंचाई जाए जिसके बारे में या तो कम लोग जानते हैं या जो जानकारी इकट्ठा करना रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक तीली खीर साबित हो सकती है। हम नॉन ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट चॉइसेस जैसे कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स, रियल एस्टेट फंड्स, क्रिप्टो एसेट्स इत्यादि के बारे में हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन, माफ कीजिएगा वेरी हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे ताकि आप जिम्मेदारी से और एक जागरूक इन्वेस्टर की तरह अगले मेहनत की कमाई को ऐसे मल्टी बैगर इन्वेस्टमेंट चॉइसेस में निवेश कर सकें। तो आइए बिना समय गंवाए रुक करते हैं आज के पहले इन्वेस्टमेंट चॉइस की तरफ, जो कि है एक मिड कैप स्टॉक IDFC फर्स्ट बैंक। हम IDFC फर्स्ट बैंक स्टॉक की संपूर्ण जानकारी और विश्लेषण आपके साथ साझा करेंगे, जो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक जगह पर मिलना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, मल्टी बैगर इन्वेस्टमेंट्स ने स्टॉक एनालिसिस का एक यूनिक फ्रेमवर्क तैयार किया है जिसमें हम किसी भी स्टॉक की 3 पहलू पर जांच करते हैं। पहला, ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी एनालिसिस। दूसरा, स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस। और तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू, स्टॉक का रिस्क और सॉल्वेंसी एनालिसिस। ध्यान रहे, मल्टी बैगर इन्वेस्टमेंट आपको जिम्मेदारी पूर्वक निवेश करना सिखाता है ताकि आप रीजनेबल टाइम पीरियड में अपने निवेश पर एक अच्छा रिटर्न कमा सकें। हम आपको स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग से दूर रहने की सलाह देते हैं क्योंकि ज्यादातर मामलों में ट्रेडिंग एक रिटेल इन्वेस्टर के बिल्ड का नुकसान ही करती है। बिना जानकारी के ट्रेडिंग करना आपकी मेहनत की कमाई को जुए में लगाना या सट्टा खेलने बराबर ही है। तो चलिए फिर अब बिना समय गवाए IDFC फर्स्ट बैंक स्टॉक को एनालाइज करते हैं और उसके सारे पहलुओं को बारीकी से जांचते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम पहले GPE एनालिसिस करेंगे, यानी कि ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी एनालिसिस। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, IDFC फर्स्ट बैंक स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस 89 रुपीज है। यह एक मिड कैप स्टॉक है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन तकरीबन 63,000 करोड़ है। अगर बात की जाए रिटर्न्स की, तो इस स्टॉक में एक साल में 59% रिटर्न, पिछले 3 साल में 157% रिटर्न और पिछले 5 साल में 106% का बेहतरीन रिटर्न दिया है। अगर बात की जाए स्टॉक बीटा की, तो IDFC फर्स्ट बैंक का स्टॉक बीटा 1.38 है, जो कि मॉडरेट वोलेटिलिटी की तरफ इशारा करता है। दोस्तों, अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपके मन में यह सवाल उठना लाजमी है कि यह स्टॉक बीटा आखिर किस चिड़िया का नाम है। स्टॉक बीटा एक तरह का स्टॉक का रिस्क इंडिकेटर है। यह आपको बताता है कि स्टॉक मार्केट की तुलना में कितना ज्यादा या कितना कम रिस्की है। तो मान लीजिए अगर किसी स्टॉक का बीटा वैल्यू 1 है तो यह स्टॉक बाजार के बराबर का जोखिम रखता है। इस प्रकार का स्टॉक बाजार के साथ तालमेल बिठाकर चलता है। तो वहीं अगर किसी स्टॉक का बीटा वैल्यू 1 से कम है तो यह स्टॉक बाजार से कम जोखिम वाला यानी कम रिस्की हुआ। उसी प्रकार अगर किसी स्टॉक का बीटा वैल्यू 1 से ज्यादा है
तो यह स्टॉक बाजार से ज्यादा रिस्की या ज्यादा जोखिम वाला हुआ। दोस्तों, अगर आप इस तरह के फाइनेंशियल टर्म्स के बारे में सरलता से जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट multibaggerinvestments.in पर जाकर क्लोजली सेक्शन में अपनी चुनिंदा भाषा में यह जानकारी हासिल कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, कन्नड़ा, बांग्ला, तमिल और तेलुगु लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं IBFC फर्स्ट बैंक स्टॉक के GPE एनालिसिस की तरफ। पहले बात करेंगे सेल्स की। पिछले 5 सालों में सेल्स की वृद्धि दर 20% रही है और पिछले 3 सालों में सेल्स की वृद्धि दर 12% रही है। यह दर्शाता है कि हाल के 3 सालों में सेल्स की वृद्धि दर में कमी आई है। परंतु अगर आप इसकी तुलना IDFC फर्स्ट बैंक के पीयर ग्रुप या उसके जैसी कंपनियों के साथ करें तो यह सेल्स वृद्धि दर 2 परसेंटेज पॉइंट्स इंडस्ट्री मीडियन से ज्यादा है। बात करेंगे प्रॉफिट ग्रोथ की। पिछले 5 सालों में प्रॉफिट की वृद्धि दर 23% रही है और पिछले 3 सालों में प्रॉफिट की वृद्धि दर 42% रही है। इससे यह पता चलता है कि प्रॉफिट की वृद्धि दर में पिछले 3 सालों में तेजी आई है। और अगर आप इसकी तुलना IDFC फर्स्ट बैंक के पीयर ग्रुप से करें तो यह 13 परसेंटेज पॉइंट्स इंडस्ट्री मीडियन से ज्यादा है। अब बात करेंगे ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की। पिछले 5 सालों में ROCE 5% रहा है एंड पिछले 3 सालों में एवरेज ROCE 6% रहा है और यह इंडस्ट्री मीडियन के समहानी है। बात करेंगे ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी की। पिछले 5 सालों में रिटर्न ऑन इक्विटी -2% और पिछले 3 सालों में एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 5% रहा है और यह इंडस्ट्री मीडियन के मुकाबले 6 परसेंटेज पॉइंट्स कम है। बात करेंगे ROA की, जो कि है रिटर्न ऑन एसेट्स। पिछले 5 साल में ROA -0.3% रहा है और पिछले 3 सालों में रिटर्न ऑन एसेट 0.5% है और यह इंडस्ट्री मीडियन के मुकाबले 1 परसेंटेज पॉइंट कम है। बात करेंगे EPS ग्रोथ की, जो जिसका मतलब है अर्निंग पर शेयर। पिछले 5 सालों में EPS की वृद्धि दर 8% रही है और पिछले 3 सालों में EPS की वृद्धि दर बढ़कर 38% हो गई है, जो कि बहुत जबरदस्त बढ़ोतरी है। और अगर आप इसकी तुलना इंडस्ट्री मीडियन से करें तो यह 12 परसेंटेज पॉइंट्स ज्यादा है। बात करेंगे ऑपरेटिंग मार्जिन की, तो 5 साल का एवरेज ऑपरेटिंग मार्जिन 42% आता है, जो कि इंडस्ट्री मीडियन के मुकाबले 10 परसेंटेज पॉइंट्स कम हो। तो दोस्तों, आपने देखा, अगर हम इन 7 पैरामीटर्स की बात करें, जो कि है सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, ROCE, ROE, ROA, EPS ग्रोथ एंड ऑपरेटिंग मार्जिन, तो इन 7 पैरामीटर्स पे IDFC फर्स्ट बैंक 3 पैरामीटर्स पे अपने इंडस्ट्री मीडियन से खरा उतरता है। इसी प्रकार IDFC फर्स्ट बैंक का ओवरऑल GP स्कोर हुआ 32/100। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले पहलू की तरफ, जो कि है स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस वह प्रक्रिया है जिससे आप किसी स्टॉक की मूलभूत कीमत यानी कि आंतरिक मूल्य या फंडामेंटल वैल्यू निकालते हैं। अब आपके दिमाग में यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर फंडामेंटल वैल्यू निकाला कैसे जाता है। तो दोस्तों, फंडामेंटल वैल्यू निकालने के बहुत से तरीके या मेथड्स हैं। आप स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज करके फंडामेंटल वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे कि मीन रिवर्सन मेथड, या आप वैल्यूएशन मॉडल जैसे कि रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल बेस्ड ऑन इंडस्ट्री PE, या कि फंडामेंटल वैल्यूएशन मॉडल जैसे कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन मॉडल का यूज करके फंडामेंटल वैल्यू निकाल सकते हैं। आप इंट्रिंसिक वैल्यू इन सारे मेथड्स को कंबाइन करके भी निकाल सकते हैं। उसी प्रकार कुछ कंजर्वेटिव तरीके हैं फंडामेंटल वैल्यू निकालने के, जैसे कि ग्राहम नंबर एस्टिमेट। आप एनालिस्ट रिसर्च रिपोर्ट में जाकर भी फंडामेंटल वैल्यू देख सकते हैं इसी स्टॉक की। तो आइए करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस। अगर बात की जाए PE मीन रिवर्सन मेथड की,
तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक स्टॉक का फंडामेंटल वैल्यू निकल कर आता है 89 रुपीस, जो कि उसके करंट मार्केट प्राइस के बराबर है। इससे हमें यह पता चलता है कि पी लीन रिवर्शन मेथड के आधार पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का स्टॉक फेयरली प्राइस्ड है। चलिए बढ़ते हैं अब रिलेटिव वैल्यूएशन की तरह, जो कि है आधारित इन्वेस्टी पीई पे। दोस्तों, यहां ध्यान देने की बात यह है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जिस इन्वेस्टी को बिलोंग करता है, जो कि है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, उसका इन्वेस्टी पीई है 19, जबकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक स्टॉक का पी रेशियो है 21.6, जो कि यह दर्शाता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का स्टॉक ओवर प्राइस्ड है। तो अगर हम इंडस्ट्री पी के माने तो टारगेट प्राइस निकल कर आता है 78 रुपीज। इसीलिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक स्टॉक में 13% गिरावट की संभावना है। तो चलिए बढ़ते हैं अब तीसरे मेथड की तरफ, जो कि है डीसीएफ वैल्यूएशन, यानी कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन। यहां ध्यान देने की बात यह है कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन किसी भी स्टॉक के आंतरिक मूल्य निकालने का सबसे उत्तम और उत्कृष्ट यानी कि बेस्ट तरीका है, क्योंकि ये रियल कैश फ्लोज पर आधारित है। तो अगर बात की जाए डीसीएफ वैल्यूएशन मेथड की, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक स्टॉक का आंतरिक मूल्य निकल कर आता है 105 रुपीज, जो कि यह दर्शाता है कि स्टॉक अभी अंडर प्राइस है और इसमें 18% बढ़ोतरी की संभावना है। अब बढ़ते हैं अब ये मेथड की तरफ, जो कि है इंट्रिंसिक वैल्यूएशन मेथड। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इंट्रिंसिक वैल्यू कई मेथड्स को मिलाकर बनाई जाती है। हमारे केस में हमने रिलेटिव वैल्यूएशन और डीसीएफ वैल्यूएशन को मिलाकर इंट्रिंसिक वैल्यू निकाला है। तो अगर बात की जाए इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड की, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक स्टॉक की कीमत निकल कर आती है 95 रुपीज, जो कि यह बताता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का स्टॉक अंडर प्राइस्ड है और इसमें 7% बढ़ोतरी की संभावना है। दोस्तों, कई कंजर्वेटिव तरीके भी होते हैं फंडामेंटल वैल्यू निकालने के लिए, और ग्राहम नंबर एस्टिमेट निकालना उनमें से एक है। इस स्टॉक का ग्राहम नंबर निकल कर आता है 62 रुपीज, जो कि यह दर्शाता है कि बहुत ही कंजर्वेटिव वैल्यूएशन किया जाए तो यह स्टॉक ओवर प्राइस्ड है और इसमें 30% यानी 30% गिरावट की संभावना है। वही बात की जाए एनालिस्ट रिसर्च रिपोर्ट की और एक एग्रीगेट एस्टिमेट निकाला जाए या सारी एनालिस्ट रिपोर्ट्स का सार निकाला जाए, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का टारगेट प्राइस निकल कर आता है 92 रुपीज, जो कि यह दर्शाता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का स्टॉक अंडर प्राइस्ड है और इसमें 3% बढ़ोतरी की संभावना है। अब यह लाजमी है कि आप सोच रहे होंगे कि हम माने तो किस मेथड की माने। दोस्तों, यह ध्यान देने वाली बात यह है कि हर एक मेथड की अपनी एक अहमियत है और हर एक मेथड से निकाला गया स्टॉक का आंतरिक मूल्य आपको स्टॉक के प्रति एक नया दृष्टिकोण या नया पर्सपेक्टिव दे पाए। परंतु क्योंकि मल्टी बैगर इन्वेस्टमेंट्स आपको जिम्मेदारी पूर्वक निवेश करना सिखाता है, तो हम ये कहेंगे कि शंका की स्थिति में अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो हमेशा डीसीएफ मेथड या इंट्रिंसिक मेथड का चुनाव करें, क्योंकि यह स्टॉक वैल्यू निकालने का सबसे उत्तम और उत्कृष्ट तरीका है। अगर आप इन फंडामेंटल एनालिसिस मेथड्स के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट multibaggerinvestments.in पर जाकर क्लोजली सेक्शन में अपनी चुनिंदा भाषा में उदाहरण के साथ ये जानकारी आसानी से हासिल कर सकते हैं। बहरहाल, अगर बात की जाए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस की और उसका एक निचोड़ निकाला जाए, तो इस स्टॉक का फेयर प्राइस निकल कर आता है 100 रुपीज। और अगर इसकी बात की जाए ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस स्कोर की, तो यह ओवरऑल एफए स्कोर निकल कर आता है 62/100। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले और सबसे महत्वपूर्ण पहलू की तरफ, जो कि है रिस्क एंड सॉल्वेंसी एनालिसिस। जब आप अपनी मेहनत की कमाई को कहीं निवेश करते हैं और उसे तेजी से बढ़ता हुआ बेचना चाहते हैं, तो यह बहुत जरूरी हो जाता है कि आप उस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन या उस इन्वेस्टमेंट चॉइस की गहराई से रिस्क एनालिसिस या जोखिम का विश्लेषण करें। हम मल्टी बैगर इन्वेस्टमेंट्स में
इस बात की अहमियत भली भांति समझते हैं और इसीलिए हम बहुत से महत्वपूर्ण स्कोर्स या मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके किसी भी इन्वेस्टमेंट चॉइस या ऑप्शन की गहराई से रिस्क एनालिसिस करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं IDFC फर्स्ट बैंक स्टॉक की रिस्क इंसॉल्वेंसी एनालिसिस की तरफ। रिस्क इंसॉल्वेंसी एनालिसिस में हम सबसे पहले बात करेंगे IDFC फर्स्ट बैंक की क्रेडिट रेटिंग के बारे में। क्रिसिल ने IDFC फर्स्ट बैंक को AA+ का क्रेडिट रेटिंग दिया है, जो कि एक उम्दा क्रेडिट रेटिंग है और यह IDFC फर्स्ट बैंक की मजबूत वित्तीय स्थिति की तरफ इशारा करता है। चलिए अब लुक करते हैं एक और इंपॉर्टेंट स्कोर का, जो कि है ऑल्टमैन जेड स्कोर। ऑल्टमैन जेड स्कोर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस फर्म की वित्तीय स्थिति और विशेष रूप से उसकी बैंक्रप्सी की संभावनाओं के बारे में हमें सूचित करता है। क्योंकि यह स्कोर बैंकों की लिए उतना उपयोगी नहीं है, हम IDFC फर्स्ट बैंक के लिए ऑल्टमैन जेड स्कोर का आकलन नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट स्कोर की, जो कि है बेनिश एंड स्कोर। बेनिश एंड स्कोर किसी भी फर्म या कंपनी की क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की गुणवत्ता के बारे में हमें बताता है। क्योंकि यह स्कोर बैंकों के लिए उतना उपयोगी नहीं है, इसलिए हम IDFC फर्स्ट बैंक के लिए बेनिश एंड स्कोर का आकलन नहीं कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक की प्रमोटर होल्डिंग के बारे में। IDFC फर्स्ट बैंक में प्रमोटर होल्डिंग 37.5% है, जो कि एक अच्छा सूचक है। वहीं बात की जाए प्रेस प्रमोटर होल्डिंग की, तो यह 0% है। दोस्तों, प्रेस प्रमोटर होल्डिंग हमें यह बताता है कि प्रमोटर्स ने अपने कितने परसेंटेज शेयर्स गिरवी या कोलैटरल की तरह रखे हुए हैं कोई भी उधार या कर्जा लेने के लिए। क्योंकि IDFC फर्स्ट बैंक में प्लेस प्रमोटर होल्डिंग 0% है, तो यह एक अच्छा सूचक है। गत एक साल में प्रमोटर होल्डिंग केवल 2% नीचे आई है, जो कि यह बताता है कि प्रमोटर्स को अभी भी IDFC फर्स्ट बैंक में विश्वास है, जो कि पुनः एक अच्छा सूचक है। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग के बारे में, जो कि दो भरों में विभाजित है। पहला है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग, जिसे हम बोलते हैं FII होल्डिंग, और दूसरा है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होल्डिंग, जिसे हम बोलते हैं BII होल्डिंग। अगर बात की जाए FII होल्डिंग की, तो IDFC फर्स्ट बैंक में FII होल्डिंग 26.1% है, जो पिछले एक साल में 5% यानी 5% से बढ़ी है, जो कि एक बहुत अच्छा सूचक है। अगर बात की जाए BII होल्डिंग की, तो IDFC फर्स्ट बैंक में BII होल्डिंग सिग्निफिकेंट 7.1% है, जो पिछले एक साल में -0.6% से घटी है, जो कि बहुत ही कम गिरावट है। इससे हमें यह पता चलता है कि बोथ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैव गुड कॉन्फिडेंस इन द IDFC फर्स्ट बैंक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दो महत्वपूर्ण सॉल्वेंसी रेशियोज के बारे में, जो किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल एंड सॉल्वेंसी एनालिसिस के लिए बहुत ही जरूरी होती हैं। पहले बात करेंगे B रेशियो की। अगर बात की जाए IDFC फर्स्ट बैंक की B रेशियो यानी डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में, तो यह 7.8 है, जो कि इंडस्ट्री मीडियन यानी कि IDFC फर्स्ट बैंक के पेयर ग्रुप के मुकाबले 5% ज्यादा या अधिक है। दोस्तों, यहां घबराने की बात नहीं है, क्योंकि बैंकों का D रेशियो अक्सर ज्यादा होता है। क्योंकि याद रखिए, बैंकों का काम क्या है? बैंक कैपिटल उधार पे लेकर और लेंडिंग करके ही कमाई करते हैं, इसलिए बैंकों का D रेशियो हमेशा थोड़ा ज्यादा होता है। बात की जाए दूसरे रेशियो की, जो कि है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो या ICR, तो IDFC फर्स्ट बैंक का ICR 1.33 है, जो कि इंडस्ट्री मीडियम या IDFC फर्स्ट बैंक पीयर ग्रुप से 9% लोअर या 9% कम है। दोस्तों, अगेन आपको यह बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि बैंकों का बिजनेस मॉडल अलग होता है, तो इसलिए यहां पर कम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होना घबराने की कोई बात नहीं है। दोस्तों, अगर आप रिस्क एंड सॉल्वेंसी एनालिसिस में उपयोग किए गए मैट्रिक्स एंड स्कोर्स के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट
multibaggerinvestments.in के ग्लोसरी सेक्शन में जाकर अपनी चुनिंदा भाषा में उदाहरण के साथ यह जानकारी बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं। बहरहाल अगर हम बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक स्टॉक की रिस्क इंसॉल्वेंसी एनालिसिस के बारे में, तो ओवरऑल आरएसएस स्कोर या रिस्क इंसॉल्वेंसी एनालिसिस स्कोर जो निकल कर आता है वो है 50 on 100, जो कि एक एवरेज स्कोर है। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि हम वीडियो के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जहां पर अब तक हमने जो भी बातें की हैं हम उसका निष्कर्ष और सारांश निकालेंगे, यानी कि समय आ गया है समरी, कंक्लूजन एंड रिकैप का। मल्टी बैगर इन्वेस्टमेंट्स ने जो फ्रेमवर्क डेवलप किया है आपकी सहूलियत के लिए, हम उसी के अनुसार अब स्टॉक का विश्लेषण और फाइनल रेटिंग करेंगे। अगर बात की जाए फाइनेंशियल रेजिलियंस की, तो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5 आईडीएफसी फर्स्ट बैंक स्कोर करता है 2। अगर बात की जाए फंडामेंटल एनालिसिस की, तो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5 आईडीएफसी फर्स्ट बैंक स्कोर करता है 3.5। अगर बात की जाए रिस्क एंड सॉल्वेंसी एनालिसिस की, तो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5 आईडीएफसी फर्स्ट बैंक स्कोर करता है 2.5। वहीं अगर हम बात करें पियोत्रोस्की स्कोर की दोस्तों, जो कि एक कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति और ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में हमें सूचित करता है, तो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 9 दिस स्कोर कम्स आउट टू बी 5, जो कि एक एवरेज स्कोर है। और अंत में अगर हम बात करें मोहन राम जी स्कोर की, जो अगेन हमें कंपनी की वित्तीय स्थिति और ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में या हमें ग्लैमर स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, तो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 8 दिस स्कोर कम्स आउट टू बी 6, जो कि एक अच्छा स्कोर है, यानी हाई स्कोर है। अगर हम सारे विश्लेषण का निचोड़ निकालें और एक फाइनल समरी एंड कंक्लूजन करें, तो ओवरऑल स्कोर निकल कर आता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए 58 on 100, जो कि एक औसत स्कोर है। और अगर हम बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक स्टॉक के फेयर प्राइस की, तो वो निकल कर आती है 100 रुपये, जो यह दर से आती है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक अच्छा निवेश साबित हो सकता है आपके लिए और एक ये अंडर प्राइस्ड एसेट है। दोस्तों, अगर आपको यह विश्लेषण और मल्टी बैगर इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य पसंद आया, तो जरूर से हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और स्नेह हमें इस तरह के वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। आप अपने कीमती सुझाव और स्टॉक एनालिसिस रिक्वेस्ट हमें कमेंट सेक्शन में या मल्टी बैगर इन्वेस्टमेंट्स वेबसाइट पर मेंशन किए गए ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। तो फिर मुलाकात होगी किसी नए एसेट या स्टॉक एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आप आबाद रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, नमस्कार।